लापरवाही बरतेंगे, दवाई नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़े। जिसे भी घुटनों की दिक्कत रहती है, लंबे टाइम तक दर्द रहता है, उसे अपने नज़दीकी हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और उसके बारे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ਹੈਲਥ ਪੋਸਟ ਵਰਲਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? गोडे या घुटने, इंग्लिश में नी जॉइंट भी बोलते हैं इसको। घुटने में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ये चोट लगने की वजह से हो सकता है या जॉइंट में कोई घुटने में कोई सोजिश आ जाए उसकी वजह से हो सकता है। जो उसके आसपास की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनमें कोई खिंचाव हो तो दर्द हो सकता है। वहाँ पे और भी कई स्ट्रक्चर होते हैं या कई जैसे जिसको झिल्ली बोलते हैं, बरसा बोलते हैं आम भाषा में, उसमें कोई सोजिश आ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। जोड़ों के कई टाइप के रोग होते हैं जिनको आर्थराइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਰੀਸ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ दियो जी। जॉइंट के अंदर, घुटने के अंदर कोई ग्रीस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक्चुअल में सबसे पहले तो ये है कि जॉइंट, हमारा नी जॉइंट होता कैसे है। हमारा नी जॉइंट है मेनली दो हड्डियों से मिलके बना होता है और जो दोनों हड्डियां आपस में जहाँ मिलती है उसके एंड पे एक कवरिंग होती है, एक कवर चढ़ा होता है जिसको हम आम भाषा में एक सॉफ्ट हड्डी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो मैं इस एक स्पेसिमेन है इसके साथ आपको मैं समझा सकता हूँ ये बात कि जैसे ये हमारी घुटने से ऊपर की बोन है जिसको फीमर बोलते हैं और ये हमारी लेग की बोन है जिसको टीबिया बोलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलती है तो इसमें जैसे ये जो एक कलर दिखा रखा है, ये एक कवरिंग है, बोन के ऊपर चढ़ी होती है, जो बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है और एकदम स्लिपरी होती है। तो इसकी वजह से जॉइंट हमारा आराम से मूव करता है, कोई इसमें आवाज़ नहीं होती है। और जब ये जो कवरिंग है, जब ये कमज़ोर हो जाए और ये जब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाए तो ये रोग होता है जिसकी वजह से, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या आम भाषा में ग्रीस का ख़त्म होना बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज ख़त्म होता है जो ग्रीस जैसा नहीं होता है। ये एक सॉफ्ट हड्डी बोल सकते हैं जो शरीर में हमारे कई और भी अंगों में ये होती है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं, तो ਇਹਦਾ पेन का कोई और कारण बन जाता है जी? हाँ, जॉइंट के अंदर एक लिक्विड जरूर होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वो एक ऑयल जैसा एक पदार्थ होता है, तेल के जैसा कह सकते हैं हम, उसकी जैसी कंसिस्टेंसी उसकी होती है जो जॉइंट के अंदर रहता है और वो हमारे जॉइंट को पूरा स्लिपरी, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस, यानी कि कोई घर्षण नहीं होता हमारे जॉइंट में, ये आराम से मूव करता है। उसके लिए वो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारे कार्टिलेज को न्यूट्रिशन भी देता है, यानी कि उसकी वजह से हमारा कार्टिलेज जल्दी से ख़राब नहीं होता है। लेकिन वो ग्रीस जैसा नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। और लेकिन मेनली ये जो रोग है ये उस लिक्विड का रोग नहीं है, ये मेनली इस कार्टिलेज का रोग है जिसमें ये कार्टिलेज डैमेज होता है, कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में जोड़ों में या नी जॉइंट में दर्द स्टार्ट होता है। डॉक्टर साहब, ये फिर ख़त्म कादे नाल हो जाता है जी? इसके ख़त्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें नंबर 1 जो सबसे पहला कारण होता है एज, उम्र, यानी कि ये यंग लोगों में नॉर्मली नहीं होता है, ये एक उम्र के बाद में शुरू होता है। दूसरा एक कारण है जिसको हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज जो कम करते हैं तो उनके अंदर ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, जिनमें शरीर का वज़न ज़्यादा होता है उसमें भी ये रोग जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एक कारण है कि ये फीमेल्स में, ये औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है, वो एक हार्मोनल कारण होता है उसका।
और पांचवा है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर भी, जेनेटिकली भी ये रिलेटेड होता है, यानी कि जिनके पेरेंट्स में, जिनके माता पिता को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो उनके बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक कारण है जिसको हम कह सकते हैं कि चोट की वजह से भी जॉइंट को यदि नुकसान पहुंचता है तो उससे भी ये जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और एक कारण है मैल अलाइनमेंट में क्या होता है कि यदि जोड़ में एक विकृति हो, यानी कि बांका टेढ़ा हो, तो उसकी वजह से भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, या हम कह सकते हैं कि भी जो ग्रीस का खत्म होना जो आम लोग बोलते हैं, वो जल्दी शुरू हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗੋਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਜੀ? हाँ बिल्कुल, ये जो पहला जो इसमें स्पेसिमेन दिखाया हुआ है ये एक नॉर्मल घुटना है। इसमें ये जो कार्टिलेज है, ये जो कवरिंग दिखा रखी है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसको। जो ये नेक्स्ट वाला है इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो कि दोनों साइड से थोड़ा कार्टिलेज लॉस हो गया, कार्टिलेज खत्म हो गया, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट है इसमें थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। और जो लास्ट वाला जो सीवियर है, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें कार्टिलेज लॉस हो गया है बिल्कुल, तो ये सबसे सीवियर है। इसकी ग्रेडिंग होती है, जो एक्सरे देखने के बाद में उसकी ग्रेड हमें पता चलती है। ग्रेड 0 से लेके और लास्ट स्टेज है तो वो ग्रेड 4 होती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਾ ਆਪਦਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? देखिए, जो घुटने के, जो जॉइंट के ख़राब होने के जो बहुत सारे कारण होते हैं, उनकी वजह से वो दिक्कत वहाँ तक पहुँचती है। नॉर्मली ये 40 साल से कम उम्र के लोगों में नहीं होता है, ये 40 साल के बाद में शुरू होता है, और 60 साल की बाद की उम्र के बाद में ये ज़्यादा कॉमन होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा कार्टिलेज बनता रहता है और टूटता रहता है। ये यंग एज में ये जो फिनोमेना होता है ये नॉर्मल तरीके से चलता है, एक बैलेंस रहता है बढ़ने में और टूटने में। लेकिन ये बैलेंस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जॉइंट की ये कैपेसिटी कम हो जाती है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा, हमारे जॉइंट के कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे जॉइंट प्रोटेक्टर्स होते हैं। जॉइंट प्रोटेक्टर्स वो होते हैं जो हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे गोडे को प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें कुछ होते हैं, जैसे मांसपेशियाँ होती है जो जॉइंट के चारों तरफ होती है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, और लिगामेंट्स होते हैं जिनको आम भाषा में धागा बोलते हैं, कभी धागे होते हैं जोड़ के अंदर, और मेनिस्कस जिनको छल्ला भी बोलते हैं, मेनिस्कस होते हैं। और एक हमारे जॉइंट के चारों तरफ एक लेयर होती है, एक झिल्ली जैसा टफ सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, एक वो होता है। तो ये सारे हमारे जॉइंट प्रोटेक्टर्स होते हैं। जो ये उम्र के साथ जॉइंट प्रोटेक्टर्स हमारे वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये उम्र के बाद में ये शुरू हो जाता है। और जब जॉइंट प्रोटेक्टर्स यदि यंग एज में वीक होंगे, यानी कि जिस पेशेंट का मसल्स वीक होंगी, जिनका लिगामेंट की इंजरी होगी, जिसको मेनिस्कस की इंजरी होगी, तो उनको ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जिनकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, जिनका वेट कम होगा, यानी कि जॉइंट के ऊपर लोड कम पड़ेगा, जो कि आजकल मोटापा बहुत कॉमन है। तो नॉर्मली जब एक इंसान जब चलता है तो हमारा पैर, एक स्टेज होती है जब हमारा पूरा वजन एक लेग पे रहता है, एक पैर, एक टांग पे हमारा वजन रहता है। उस केस में हमारे नी जॉइंट के ऊपर हमारी बॉडी वेट का 3 से 6 गुना वजन पड़ता है। और यदि किसी इंसान का वेट बढ़ता है, मान लीजिए कोई एक 60 किलो का आदमी है, तो उसके जॉइंट के ऊपर एक टाइम में 180 से 360 किलो के नियर अबाउट वेट पड़ता है। यदि यही 60 किलो वाला आदमी 70 किलो का हो जाएगा तो 30 से 60 किलो वजन एक्स्ट्रा पड़ेगा उस नी जॉइंट के ऊपर। इसलिए जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनका जॉइंट जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा, कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका वेट तो नॉर्मल होता है लेकिन उनकी मसल वीक होती है। मसल वीक होने की वजह से हमारे जॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे जॉइंट प्रोटेक्टर्स हैं, जो हमारे जोड़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे बॉडी के वेट को, बॉडी के लोड को वो फैला देते हैं। जॉइंट के एक पर्टिकुलर एरिया में सारा स्ट्रेस नहीं पड़ता है,
इसकी वजह से हमारा जॉइंट जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो यदि यदि वेट किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है, वेट बढ़ रहा है और उसकी मसल्स वीक हैं, तो जॉइंट उसका जल्दी ख़राब हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੋਡੇ 'ਚ? शुरुआती स्टेज में जब किसी पेशेंट को ये दिक्कत शुरू ही होती है, इनिशियल स्टेज में हम कह सकते हैं कि ग्रेड 1 की मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो ये पेशेंट को पेन होता है, वो एपिसोडिक पेन होता है, यानी कि उसको जो दर्द है वो इस तरह से शुरू होगा कि उसने कुछ लंबी दूरी तक वो चला या कुछ रनिंग करी, उसके बाद में उसको दर्द रहा, जो थोड़े दिन हुआ और वो ठीक हो गया, तो ये एक पेन का एपिसोड आता है। बाद में उसने फिर कभी इसी तरह का कुछ जॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा तो फिर वो पेन हुआ और फिर उसने कुछ ट्रीटमेंट लिया या कहीं किसी से कोई घरेलू कोई उपचार किया तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक प्रोसेस यदि वो कंटिन्यू रहती है तो फिर ये जो एपिसोडिक पेन है जो कभी कभार होता है वो कंटिन्यूअस रहने लग जाता है। और जब ये लास्ट स्टेज में होता है उस वक्त तो ये नाइट में भी पेन होता है, पेशेंट को जब वो आराम कर रहा है उस दौरान भी उसको दर्द होता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? उन लोगों को सबसे पहले तो हड्डियों के डॉक्टर को जो उनके नज़दीक कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से पॉसिबल है, हो जाता है। लेकिन यदि वो रोग की लगातार लंबे टाइम तक वो चलता रहता है तो फिर जॉइंट एक स्टेज ऐसी आती है जब कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जो मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं होता है और उस केस में फिर ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? जो हम पर्टिकुलर आज जिस रोग की बात कर रहे हैं, जो ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें इसके अंदर मेनली 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जिसमें हम दवाई नहीं देंगे, बिना दवाई के इलाज। दूसरा फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि दवाई के साथ इलाज। और तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले तो जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है वो उस वजह को हटाना, यानी कि यदि किसी पेशेंट को रनिंग से दर्द हो रहा है तो उसे रनिंग बंद करनी पड़ेगी। और दूसरा एक्सरसाइज, उसको जो भी नी के जो सराउंडिंग जो मसल्स होती है, नी जॉइंट के गोडे के चारों तरफ जो मसल्स होती है उनकी कसरत, उनको स्ट्रॉन्ग करना। तीसरा, यदि उसमें जॉइंट के अंदर कोई उसकी अलाइनमेंट में गड़बड़ है, उसमें कोई टेढ़ापन है, तो उसको कुछ ऑर्थोटिक्स आते हैं, ऑर्थोटिक्स इन द सेंस कुछ ब्रेसेस, जैसे रीअलाइनिंग नी ब्रेसेस आते हैं जिनसे घुटने का थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक हो जाता है, वो हम दे सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਜੀ? देखिए, गोडा बदलने की सर्जरी या जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ये एक टर्मिनल प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं है कि हम एक्सरे में हम देखते हैं कि भाई ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की प्रॉब्लम है और हमने कह दिया भाई ठीक है आप नी रिप्लेसमेंट कराइए, ऐसा नहीं है। जिस पेशेंट को घुटने की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन से, हड्डियों के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इनिशियल स्टेज में मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ये ठीक हो सकती है।
दूसरी बात ये भी है कि जिनको एडवांस स्टेज की ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो वहाँ भी सबसे पहले ये ट्रीटमेंट जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें मेडिसिन के अलावा जो ट्रीटमेंट होता है, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज है, वो साथ में मेडिसिन, ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो एडवांस स्टेज में भी इन थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। किसी को यदि घुटनों की प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि उसको नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट तभी करवाना चाहिए जब पेशेंट को मेडिसिन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी इन सब के बाद भी कंटिन्यूअस पेन रहता है और उसको डे एंड नाइट पेन रहता है आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, और उसे उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो अफेक्ट करती है। यदि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो रही है तो नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ? इसमें उम्र देख के या एक्सरे देख करके नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। उसमें पेशेंट का पेन है, उसमें पेशेंट की पेन की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट कर रही है उसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक आखिरी ऑपरेशन है। यदि ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी फेलियर रेट भी होती है, 1% केस में इसकी फेलियर रेट होती है नियर अबाउट। किसी हर हॉस्पिटल में इसकी अपनी अपनी अलग अलग फेलियर रेट होती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, यूँ कह सकते हैं 1 से 3% कह सकते हैं। तो उसकी एक फेलियर रेट होती है, और ओबीज पेशेंट में फेलियर रेट ज़्यादा होती है। और फेल्ड नी रिप्लेसमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत लंबा है, और उसमें पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसे एक टर्मिनल प्रोसीजर की तरह ही लेना चाहिए, और हर किसी को नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ? इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए। ओवरवेट या ओबीज कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वज़न शरीर का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से घुटनों पे स्ट्रेस कम पड़ेगा, घुटनों पे दबाव कम पड़ेगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं, वो मांसपेशियाँ, उनको मजबूत करना चाहिए। यदि मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी तो जॉइंट के ऊपर दबाव कम पड़ेगा और जॉइंट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और डाइट का भी, अपने खुराक का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसमें प्रोटीन की डाइट, कैल्शियम की डाइट वो ज़्यादा लेनी चाहिए, जिसमें एग्जांपल दूध है या दालें हैं, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। और जो मीठी चीज़ें हैं या मार्केट से जो भी पैकेजिंग जो फूड्स आते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी।